आज हम लोग पॉलीमर में नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास और विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इमल्शन पॉलीमराइजेशन टेक्निक का अध्ययन किए थे। तो आइए आज हम लोग इन चार को कैसे निकालते हैं, किस विधि द्वारा निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है, उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सामान्यतया अगर हम तीन एटम्स लेते हैं, वह एटम ए है, बी है, सी है और इसका मास अगर m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, तो हम जनरली यह कह देंगे कि इन तीनों के मास को जोड़ लीजिए तो हमारा टोटल मास आ जाएगा। कोई कह दे कि ए बी सी का टोटल मास निकालिए, तो आप कह देंगे कि मास ऑफ ए एटम प्लस मास ऑफ बी एटम प्लस मास ऑफ सी एटम and that will be m1 plus m2 plus m3। इन तीनों का जोड़ कर देंगे, जोड़ लेंगे तो वह हो जाएगा आपका टोटल मास। किसका? इन तीनों का टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। लेकिन क्या पॉलीमर के केस में भी हम ऐसे ही सारे मोनोमर के मास को जोड़ लेंगे और पॉलीमर का हम वेट निकाल लेंगे? ऐसा होता है? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पॉलीमर कैसे बनते थे? बहुत सारे मोनोमर थे। यह हमारे सारे क्या हैं? मोनोमर हैं। यह सारे आपके मोनोमर हैं। यह क्या है? मोनोमर है। यही मोनोमर आपस में जुड़ जा रहे थे और पॉलीमराइजेशन करके बन रहे थे पॉलीमर। इस तरह का पॉलीमर बन रहे थे, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर हो रहा था। तो सारे मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर का निर्माण कर रहे थे। लेकिन भाइयों, जब यह मोनोमर आपस में जुड़ रहे थे तो कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह जुड़े। यह तीन तरह से जुड़ सकते हैं। वह कैसे जुड़ सकते हैं? हो सके यह ऐसे जुड़े या ऐसे भी जुड़े, ब्रांच में जुड़े, ऐसे ब्रांच में जुड़े, या हो सकता है कि ब्रांच से भी शाखा निकल जाए। जो ब्रांच है वो ब्रांच भी आपस में जुड़ जाए, तो ऐसे भी जुड़ सकते थे। ठीक है। तो जो हम पॉलीमर का निर्माण कर रहे थे वह कोई जरूरी नहीं है कि लीनियर चेन ही बनाए, वो ब्रांच भी बना सकती है, क्रॉस नेटवर्क भी टाइप पॉलीमर बना सकती है। तो इसको हम कहे थे लीनियर और इसको कहे थे ब्रांच और इसको कहे थे हम नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर। तो पॉलीमर जो बन रहा है वो उस पॉलीमर का शेप क्या है, आकार क्या है, साइज क्या है, उस पर भी पॉलीमर का जो मास है वह डिपेंड करता है। और दूसरा क्या है, जब हम यह पॉलीमर बना रहे थे मोनोमर से,
तो यह जो बॉन्ड से जुड़े हैं, यह जो मोनोमर आपस में जुड़े हैं, वह किस फोर्स के द्वारा जुड़े हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोनोमर के बीच में कैसा है? तो हम जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आप लोगों को बताए थे कि एक इलास्टोमर होता है, इलास्टोमर होता है, और फाइबर्स होता था, फाइबर्स, या थर्मोसेटिंग होता था, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता था, और थर्मोप्लास्टिक होता था, थर्मोप्लास्टिक। तो इन चारों में अलग अलग फोर्स लग रहे थे, अलग अलग फोर्स लग रहे थे। जब ये आपस में जुड़ रहे थे तो अलग अलग फोर्स के द्वारा जुड़ रहे थे। तो यह किस फोर्स के द्वारा जुड़ रहे थे? या तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना, या ये वंडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़ जाएं। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्स के द्वारा जब जुड़े होंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि यह पॉलीमर बहुत मजबूत हो। ठीक है, मजबूत भी हो सकते हैं और कमजोर भी हो सकते हैं। तो यह जो पॉलीमर के जो मास हैं, वो जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो मास डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कि कैसा फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, वो कितना मजबूत है और कितना कमजोर है, उस प्रॉपर्टीज पर भी पॉलीमर का मास निर्भर करता है। और जो ये पॉलीमर आपके मोनोमर आपस में जुड़कर बन रहे हैं, वह कैसे अटैच हैं एक दूसरे से, कैसे अटैच हैं, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, ये सब बातों पर ये पॉलीमर का मास डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो पॉलीमर बनता है, पॉलीमर बनता है, उसका जो मास होता है, मास होता है, वो क्या होता है? वैरी करता है, वैरी करता है, भिन्न भिन्न तरह से हो सकता है, वैरी कर सकता है, वैरी कर सकता है। अरे आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले वाले, इससे पहले वाले वीडियो में जब बल्क पॉलीमराइजेशन हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम बताए थे ना कि कहीं पर विस्कोसिटी ज्यादा हो जा रही थी, कहीं पे कम हो जा रही थी। तो मॉलिक्यूलर वेट कहीं पे बढ़ जा रहा था, कहीं पे घट जा रहा था। जहां पे घट जा रहा था वहां पे छोटी चेन प्राप्त हो रही थी, और जहां पे बढ़ रहा था वहां पे बड़ी बड़ी चेन प्राप्त हो रही थी। तो उसी तरह से पॉलीमर का मास वैरी करता है, और वह मास पॉलीमर का फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। इसीलिए हम इसको इस टर्म में नहीं लिख सकते हैं कि m इक्वल टू m1 प्लस m2। सीधे सीधे हम मास को जोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए उसका हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू निकालते हैं हर मोनोमर का, हर मोनोमर का एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं जिससे हम मास का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? इस विधि द्वारा निकालते हैं, इस फार्मूले द्वारा निकालते हैं। आइए अब इस फार्मूले का हम लोग अध्ययन करते हैं। यह m बार n है। n जो है वह है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जो ये m है, यह है हमारा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और इसको हम कह देंगे नंबर ऑफ
एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो ये है mn, m बार n, यह है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। यह हमारे सब मोनोमर हो गए, यह मोनोमर हो गए। यही मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर का निर्माण करते हैं, आपस में जुड़कर पॉलीमर का निर्माण करते हैं। मान लीजिए यह जो मोनोमर है, मोनोमर है, यह पहला है, यह इसकी नंबर 1 है, यह n नंबर्स है, n नंबर्स है, और यह पहले का है, तो इसको बोल देंगे n1। और यह मोनोमर आपका n2 है, यह मोनोमर n3 है, यह मोनोमर n4 है, यह मोनोमर n5 है, यह मोनोमर n6 है, और यह आपका n7 है। और यही सब मिलकर पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं। तो भाई यह अपना मोनोमर है, तो इसका कुछ मास भी होगा। मान लीजिए कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका भी मास m4 है, और इसका m5 हो जाएगा, इसका m6 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका m7। तो जो mn होता है, जो mn होता है, m बार n होता है, वह होता है टोटल वेट, टोटल वेट, या इसी को मास कह देंगे। टोटल वेट या मास डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द पॉलीमर। तो टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम पर्टिकुलर इसका अगर हम मास निकालें तो वह मास क्या होगा, वह मास होगा n1 और m1, मतलब कितने नंबर में हैं ये और इनका मास कितना है, वह होगा आपका n1 मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का मास। तो इसका हो गया n1 m1 मास, इसका हो गया आपका n2 m2, इसका होगा n3 m3, और n4 m4 प्लस n5 और m5 से 7 तक है, इसमें n6 m6 और प्लस n7 और m7। इन सब को हम जोड़ लें और उसमें टोटल नंबर्स ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको जोड़ लें और दोनों को डिवाइड कर दें, तो हमारा प्राप्त होगा टोटल नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब वह कैसे प्राप्त होगा, यहां देखिए। वह होगा, क्या हम लिखे थे, मास क्या था पहले का, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 प्लस n4 m4 प्लस n5 m5 प्लस n6 और m6 प्लस n7 और m7। और कितने मॉलिक्यूल्स उसमें थे, 7 मॉलिक्यूल्स थे, तो वह उसकी संख्या n1 n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 प्लस n7। तो यह हो गया आपका नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो। अब इसी को हम सिस्टमेटिक वे में, अगर ये n नंबर तक है या i नंबर तक है, तो यह हो जाएगा आपका
NI और MI, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और जो नंबर्स है, जो जितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम NI के रूप में डिनोट कर देंगे। यहाँ पर जो I होगा उसकी हम वैल्यू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट I तक रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि हम नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सैंपल है, कोई पॉलीमर का सैंपल है, यह आपका हो गया सैंपल। और इसमें जो पॉलीमर हैं वह पॉलीमर P1 है, एक पॉलीमर P2 है, एक पॉलीमर आपका P3 है। ठीक है, 3 ही समझते हैं, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, हम सैंपल में 3 पॉलीमर लिए हैं, P1, P2, P3। और उसमें जो मोनोमर है उसका टाइप कितने तरह का होता है भाई। हेट्रोजीनियस भी होता है, होमोजीनियस भी पॉलीमर होता है। होमोजीनियस मतलब जब एक ही तरह के मोनोमर हो, और जब हेट्रोजीनियस कब होता है, जब डिफरेंट तरह के मोनोमर प्रेजेंट हो। तो इसमें नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट का जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें 2 प्रेजेंट है। इस वाले में मान लीजिए 3 प्रेजेंट है, इस वाले में मान लीजिए 4 प्रेजेंट है। ठीक है, यह हमारा टाइप ऑफ पॉलीमर जिसको सैंपल में लिए हैं। ठीक है, और इनका मास ये सेम टाइप है, और इनका मास मान लीजिए, मानना पड़ेगा भाई, यह तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो मास मान लीजिए इसका 20 है, और इसका मास जो P2 का मास है वह मान लीजिए कि 10 है, इसका मास मान लीजिए 5 है। ठीक है, तब हमको अगर P1 में जो प्रेजेंट है उसका टोटल मास निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये एक का मास कितना होगा, 20 होगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स है तो उसका मास कितना हो जाएगा, 40। तो टोटल मास जो होगा, किसका, इस पर्टिकुलर P1 का, वह होगा 40। इसका P2 का पर्टिकुलर टोटल मास कितना होगा, 30। इसका 20। ठीक है, 20। ये हमारा, इसके लिए N1 है, इसके लिए M1 है, और टोटल मास N2 M2 N1 M1। ठीक है, इसके लिए N2 हो जाएगा, इसके लिए M2 हो जाएगा, और इसके लिए N2 M2, और इसके लिए ये हो जाएगा। तब हमको अगर निकालना है M बार N, कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या था, NI MI और समेशन NI। तो यहां पर क्या है, यहां पे NI MI क्या होगा, ये N1 M1 हो जाएगा, ये N2 M2 हो जाएगा, ये N3 M3 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, समेशन N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, और यहां पर समेशन हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, इन सब को जोड़ लीजिए, N1 M1 क्या हो जाएगा, जोड़िए, यह हो जाएगा आपका 40, और यह हो जाएगा
30, ये हो जाएगा 20, और यह मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, 3, 5 और 4, 9, यह हो गए 90 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 10। तो जो नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा वह आपका 10 होगा। तो ऐसे हम नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, m बार W, इसको हम बोलेंगे वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास या वेट, या कहेंगे भाइयों वेट। तो हम m बार W को ऐसे डिनोट कर देंगे, यह होगा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहां पर यह हो जाएगा, क्या होगा, वेट, और यह आपका होगा मॉलिक्यूलर मास। अब हम जनरली जो मॉलिक्यूल्स लिए थे, यह हमारा मान लीजिए यह सब क्या था, मोनोमर था। यह हम पॉलीमर का निर्माण कर रहे थे, यहाँ पे हम कर रहे थे पॉलीमर का निर्माण। तो इसका हम कर रहे थे, यह N1 है, अगर N1 मॉलिक्यूल्स है तो N1 M1, यह क्या हो रहा था, यह टोटल हो रहा था आपका मास। ठीक है, और इसका N2 M2 हो रहा था, यह भी क्या हो रहा था, मास। ठीक है, इस पर्टिकुलर मोनोमर का मास हो रहा था वायु, और इसका भी आपका N3 M3, यह भी हो रहा था मास। लेकिन वेट में क्या करेंगे कि इसका भी कुछ वेट होगा ना, उसको हम मान लें, अगर इसका जो वेट है, यहाँ पे लिखिए, इसका जो वेट है वह है M1, और इसका जो वेट है वह है M2, और इसका जो वेट है, इसका वेट है M3। तब क्या होगा, इसका टोटल मास क्या होगा, टोटल मास हो जाएगा N1 M1, और एक बार और M1 जो वेट है उससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसका, यह पर्टिकुलर जब N1 मॉलिक्यूल्स है उसके लिए है, और N2 मॉलिक्यूल्स के लिए आपका हो जाएगा N2 M2 वेट हो जाएगा। उसी तरह से N3 के लिए हो जाएगा, जो वेट होगा वह होगा N3 M3 और M3। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है m बार W, यह होता है समेशन NI स्क्वायर और समेशन में NI। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो यह हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसी तरह से उसका निकाल लेंगे, जो सैंपल हम दिए थे उससे आप लोग निकालने का प्रयास करना। यह क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, N1 M1 का स्क्वायर प्लस N2 M2 का स्क्वायर प्लस N3 और M3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 है तो तब यहाँ पे हो जाएगा आपका N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, ऐसे हम इसका निकाल सकते हैं। तो यह होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब हम आते हैं जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास में सिंपली क्या होता है कि एक और मास से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह होगा जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। वह क्या होगा,
जेड एवरेज, वह उसको हम डिनोट करेंगे NIMIQ, और यहां पर आ जाएगा NIMI स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी हम जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल